बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, या जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनकी जो आर्टिफिशियल रिएक्शन था वो किसने करवाया था। तो मुख्तलिफ रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा जो पहला सबसे पहला आप कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया था वो रदरफोर्ड ने करवाया था, वो था 1919 के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन जो था बेटा, ये दुनिया में सबसे पहला जो था ये करवाया था रदरफोर्ड ने बेटा। ठीक है, रदरफोर्ड ने करवाया था 1919 के अंदर। और ये रिएक्शन कौन सा था बेटा? इस रिएक्शन के अंदर बेटा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन आइसोटोप के अंदर इसने कन्वर्ट किया था। तो दुनिया में सबसे जो पहला आर्टिफिशियल जो रिएक्शन इंड्यूस करवाया था न्यूक्लियर रिएक्शन, वो रदरफोर्ड ने 1919 के अंदर किया था, जिसके अंदर नाइट्रोजन को इसने कन्वर्ट किया था ऑक्सीजन आइसोटोप के अंदर। आप इस रिएक्शन को इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि नाइट्रोजन होती है बेटा, नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 14 के ऊपर बेटा इसने अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया था। अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाने के बाद ये ऑक्सीजन आइसोटोप के अंदर तब्दील हो गया था बेटा। और प्लस इसमें क्या निकला था बेटा? प्रोटॉन निकला था। प्रोटॉन को हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कहा जाता है, और जो अल्फा पार्टिकल है उसको बेटा हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रिएक्शन करवाया था रेडियो एक्टिविटी का, वो रदरफोर्ड ने 1919 के अंदर किया था बेटा। आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, एक तो नेचुरल होती है जिसमें कुदरती तौर पे मुख्तलिफ न्यूक्लियाई से रेडिएशन निकलती है, और एक जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो आर्टिफिशियल होती है। उसके अंदर ये किया जाता है कि किसी भी न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, और आर्टिफिशियली बनाया जाता है बाय द बम्बारमेंट ऑफ न्यूट्रॉन या सम अदर पार्टिकल्स। तो ये बेटा नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल को इंड्यूस करवाया गया और उसके बाद ऑक्सीजन बन गई। तो ये था पहला। इसके अंदर भी कंजर्वेशन लॉज फॉलो होते हैं। 14 + 4 18, वहां पे भी 18, यहाँ पे भी 9 है, और वहां पे भी क्या होते हैं? 9 होते हैं। अब दूसरा है बेटा प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। इसके बाद जो हमारे पास है बेटा वो है प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन बेटा। प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन के अंदर बेटा लिथियम को हम इस्तेमाल करते हैं। लिथियम है हमारे पास बेटा, ये 7 है, इसका नंबर 3 है। इसके ऊपर एक प्रोटॉन को फॉल करवाया जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? 2 अल्फा पार्टिकल इससे निकलते हैं। इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं बेटा। तो ये इस तरह से बेटा बन जाता है। इस रिएक्शन के अंदर भी लिथियम को एक प्रोटॉन देने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 2 अल्फा पार्टिकल में। और ये पहला रिएक्शन था जिसने इस बात को कंफर्म किया था। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन को इसने कंफर्म किया था कि वाकई जो होता है वो मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है बेटा। अब दूसरा होता है बेटा हमारे पास न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। जो आपके पास दिया गया है बेटा वो होता है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन।
न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी लिथियम होता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह से लिथियम जो होता है बेटा इस्तेमाल किया जाता है 3 और 6 है बेटा। प्लस जो होता है इसके अंदर क्या दिया जाता है बेटा, न्यूट्रॉन दिया जाता है, इसको H21 दिया जाता है। इसमें से भी क्या बनते हैं बेटा, 2 अल्फा पार्टिकल बनते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 अल्फा पार्टिकल इससे भी बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम न्यूट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करके इसको 2 अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अंदर हम एक प्रोटॉन इस्तेमाल करके इसको 2 अल्फा पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं बेटा। अब तीसरा होता है बेटा गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन बेटा। इसके अंदर तीसरा होता है बेटा गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन। गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है बेटा। गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, देखिए इसके अंदर थोड़ा जो है वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है बेटा। ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी बेटा, ये बनेगी इस तरह से, एल्यूमिनियम है बेटा, ये इसका नंबर होता है बेटा 27 और ये होता है बेटा 13, ठीक है। इसके ऊपर बेटा हम गामा देते हैं 15 MeV हम देते हैं बेटा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरह से सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। 25 है बेटा, ठीक है। सोडियम 25 है और ये 11 है बेटा। प्लस जो होता है इसमें से 2 प्रोटॉन बनते हैं बेटा, ठीक है। कंजर्वेशन होती है। इसको एक और तरह से भी आप लिख सकते हैं बेटा, लेकिन आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसी के ऊपर आप रहे बेटा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं बेटा जो आपके बुक के अंदर दिए गए हैं कि ये इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस आप करवा सकते हैं। अब इसके बाद बेटा सबसे जो बड़ा रिएक्शन होता है हमारे पास वो होता है फिशन रिएक्शन बेटा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किसको कहा जाता है, देखिए बेटा इन सब रिएक्शन के अंदर सबसे बड़ा जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए फिशन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम किसी हेवी न्यूक्लियस को तोड़ के 2 लाइट न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो अगर एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ के एक लाइट न्यूक्लियाई बनाए तो ऐसा जो प्रोसेस होता है कि हेवी न्यूक्लियस को तोड़ के 2 लाइट न्यूक्लियाई बनाने का जो प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है बेटा। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे बेटा कि आप कहोगे कि स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस into smaller fragments बेटा is called nuclear fission reaction। इसको हम कहते हैं बेटा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है बेटा कि एक हेवी न्यूक्लियस को जो है वो आप कह सकते हैं कि 2 लाइट न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो तोड़ा जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक हेवी न्यूक्लियस टूट के 2 लाइट न्यूक्लियाई बनाए तो इसको कहा जाता है बेटा कि ये न्यूक्लियर फिशन है बेटा। अब इसकी कुछ हिस्ट्री दी गई है बेटा। अब ये हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ मैं क्योंकि इसके अंदर ईयर्स भी लिखे हुए हैं और साइंटिस्टों के नाम भी लिखे हुए, तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा।
अब इसमें सबसे पहले बेटा जो फर्मी था, सेग्रे था और उसके कोवर्कर्स थे, जो साथी थे, इन्होंने 1934 में यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई। ठीक है, ये जो फर्मी था, सेग्रे था, इन्होंने 1934 के अंदर इन्होंने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई और न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाने के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि इसमें बीटा पार्टिकल तो निकलते हैं लेकिन वो डिफरेंट हाफ लाइफ वाले होते हैं, कि उनकी हाफ लाइफ एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक बीटा पार्टिकल एक दिन के बाद निकला, दूसरा बीटा पार्टिकल 3 दिनों के बाद निकला, एक की हाफ लाइफ 1 दिन है, दूसरे की 3 दिन है, तो डिफरेंट हाफ लाइफ वाले इन्होंने बीटा पार्टिकल निकलते हुए देखे। तो ये डिस्कवरी किसकी थी? सेग्रे की, फर्मी की। 1934 के अंदर इन्होंने जो है वो ये फिनोमिना नोट की। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इन 1934 बेटा फर्मी है एंड कोवर्कर्स बेटा bombarded uranium with neutron and noticed beta particles, beta activity with different half lives बेटा। इन्होंने बीटा एक्टिविटी बेटा देखी और उसकी डिफरेंट हाफ लाइफ्स इन्होंने नोट की बेटा। उसके बाद जो दूसरे बेटा हान और स्ट्रासमैन है बेटा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं बेटा 1913 में हान एंड स्ट्रासमैन। ठीक है, इन्होंने ये जो है वो नोटिस किया कि जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है तो यूरेनियम जो होता है उसमें से एक दूसरा न्यूक्लियस बनता है बेरियम का। इन्होंने 38 के अंदर ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, हान और स्ट्रासमैन। इन्होंने ये नोटिस किया कि जब ये आप यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो सिर्फ बीटा एक्टिविटीज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एक और आइसोटोप बन जाता है, बेरियम का आइसोटोप बन जाता है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इन 1938 बेटा हान एंड स्ट्रासमैन बेटा, ठीक है, हान और स्ट्रासमैन बेटा ये जो दो हैं, इन्होंने जो है वो ये नोटिस किया, noticed that when uranium is bombarded with neutron, then barium बेटा ये 141 बेरियम आइसोटोप बेटा, देन 41 और 56 आइसोटोप इज फॉर्म्ड बेटा। ये बेरियम आइसोटोप जो है बेटा बनता है बेटा। अब इसके बाद जो होता है बेटा 1939 के अंदर बेटा 1939 के अंदर फिश और मेटनर ने बेटा ये डिस्कवर किया कि इसमें से सिर्फ बेरियम नहीं बनता,
इसमें बेरियम के साथ क्रिप्टॉन भी बनता है और इस तरह से ये यूरेनियम जो होता है वो फिशन रिएक्शन के करने के बाद दो लाइटर न्यूक्लियर के अंदर तकसीम हो जाता है। तो बेटा 1939 के अंदर फ्रिश और मेटनर ने ये बात बेटा नोटिस की कि सिर्फ हाफ लाइफ वाले बीटा एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ उसमें बेरियम नहीं बनता, यहाँ पे यूरेनियम जो होता है वो दो लाइटर न्यूक्लियर के अंदर टूट जाता है, जिसमें से एक बेरियम बनता है और दूसरा क्रिप्टॉन बनता है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि इन 1939 बेटा, इन 1939 बेटा फ्रिश एंड मेटनर बेटा noticed fission of uranium-235 into barium 141 और 56 बेटा एंड क्रिप्टॉन बेटा। ठीक है, ये जो है इसका 92 है और इसका बेटा 36 है बेटा। अब देख सकते हैं बेटा कि इन्होंने ये नोटिस किया कि सिर्फ इसमें से जो है वो ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट हाफ लाइफ वाले बीटा निकलते हैं। ये 1934 के अंदर डिस्कवरी हुई कि यूरेनियम 235 के ऊपर जब इस तरह से बम्बारमेंट की जाती है तो बीटा हाफ लाइफ जो है डिफरेंट हाफ लाइफ वाले निकलते हैं। 1938 के अंदर जर्मन जो हान और स्ट्रासमैन थे उन्होंने ये नोटिस किया कि इसमें से एक आइसोटोप भी बनता है और 39 के अंदर फ्रिश और मेटनर ने ये डिस्कवर किया कि सिर्फ एक नहीं बनता, इसमें से दो बनता है और यूरेनियम जो होता है वो फिशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो फिशन रिएक्शन जो नोटिस किया गया था 1939 के अंदर। ठीक है, और ये वो दौर था जिसके अंदर वर्ल्ड वार 2 जो है वो चल रही थी और इसी से ये देखा गया कि जब ये रिएक्शन होता है फिशन रिएक्शन, इसमें यूरेनियम जब दो फ्रेगमेंट्स में तकसीम होता है तो इसमें मास डिफेक्ट होता है और मास डिफेक्ट होने की वजह से इसमें से एनर्जी बनती है और जर्मन साइंटिस्ट जो थे वो हिटलर के दौर में ये कोशिश करने लगे कि इससे एक एटम बम बनाया जा सकता है, जिसको आजकल हम एटम बम कहते हैं। मीन्स उन्होंने ये सोचा कि एक बम बनाया जा सकता है जिसके अंदर इस तरह से अगर यूरेनियम को तोड़ के हम मुख्तलिफ लाइटर न्यूक्लियर के अंदर जब तकसीम करेंगे तो उसमें मास डिफेक्ट होगा और ये मास डिफेक्ट जो होता है वो हीट, एनर्जी और रेडिएशन की सूरत में हमें मिलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि जब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हम एटम्स को तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मास की जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी के अंदर, जिसका नतीजा ये होगा कि ये एक डिस्ट्रक्शन के तौर पे भी इसी फिनोमेना को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम एटम को तोड़ के फिशन रिएक्शन करवाएं और फिशन रिएक्शन करवाने के बाद उसको डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें तो ये एटम बम बन जाता है। अब इसके अंदर फिशन रिएक्शन की कुछ स्कीम्स दी गई है बेटा कि अगर हमारे पास यूरेनियम है बेटा, अगर सपोज करें हमारे पास यूरेनियम है बेटा 235 है, यूरेनियम 235 है, अगर उसको हम एक न्यूट्रॉन देते हैं बेटा, न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये यूरेनियम 236 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका चार्ज नंबर 92 है, तो चार्ज नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन ये यूरेनियम जो होगा 235 उसके अंदर जब न्यूट्रॉन हम उसको देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 236 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यूरेनियम 236 जो होता है बेटा, ये बेरियम के अंदर
और क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाते हैं, 141 के अंदर, 144 के अंदर। ठीक है, ये जो बेरियम 144 है और 56 है, प्लस इसमें जो होता है बेटा क्रिप्टॉन बनता है, इसका 89 है, और प्लस जो है वो इसमें से जो है वो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं इसमें से, और प्लस क्यू एनर्जी मिलती है बेटा। तो ये रिएक्शन जो होता है बेटा, ये एक रिएक्शन दिया गया है, फिशन रिएक्शन। इसके अंदर स्कीमेटिकली अगर आप देखोगे तो अगर ये आपके पास यूरेनियम बेटा 235 है, यूरेनियम 235 है बेटा, इसके ऊपर अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, अब आपको पता है बेटा न्यूट्रॉन तो होता है न्यूट्रल पार्टिकल, ये इजीली यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर घुस सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को न रिपल्शन आएगी न अट्रैक्शन आएगी, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो इजीली न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। और इजीली घुसने की वजह से ये होता है कि ये न्यूक्लियस जो होता है बेटा ये एक्साइटेड हो जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है। ठीक है, और इसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जाहिर है न्यूट्रॉन जब आपने इसके अंदर इंटर किया है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो बढ़ जाएगा, और ये न्यूक्लियस जो होता है ये यूरेनियम 236 बन जाता है, और ये एक्साइटेड बन जाता है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड। ये एक्साइटेड बन जाता है और इसके अंदर एक्साइटेशन आ जाती है। नतीजा क्या निकलता है कि ये थोड़ी देर के अंदर टूटता है और इसमें एक बेरियम बनता है, और दूसरा जो होता है वो इसमें क्या बनता है बेटा, क्रिप्टॉन बनता है। और उसके साथ बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन भी लिबरेट होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होता है इसके अंदर इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर आपके पास यूरेनियम के 100 एटम्स हैं, आपने एक न्यूट्रॉन उनके ऊपर दिया और एक न्यूट्रॉन देके आपने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस तोड़ डाला, अब इसमें से कितने निकलते, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले। अब वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, वो 3 न्यूट्रॉन वहां पे पड़े हुए 3 यूरेनियम के जो एटम्स होंगे उनको तोड़ देंगे। अब 3 को तोड़ेंगे तो हर एक में से जब 3 निकलेंगे तो 9 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। वो 9 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 9 और एटम्स को तो न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ये जो एक रिएक्शन तो आपने जो है वो स्टार्ट करवाया, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो न्यूट्रॉन फर्दर उस रिएक्शन को खुद ब खुद जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। मीन्स ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन जो यहाँ पे लिबरेट होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ठीक है, और इसमें एनर्जी निकलती है, और ये जो क्यू एनर्जी निकलती है बेटा ये इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस निकलती है बेटा। इसमें से एनर्जी भी निकलती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, अगर बेरियम और क्रिप्टॉन का मास आप देखोगे तो यूरेनियम 236 के मास से कम होगा, यूरेनियम 236 का मास ज्यादा होता है, और बेरियम और क्रिप्टॉन का मास जो होता है वो कम होता है। अगर आप सम करोगे तो यहाँ पे मास डिफेक्ट आएगा, और मास डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी बनती है। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, ये 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसको सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि लिबरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स make this reaction self sustaining बेटा। इसको सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बना देते हैं, और ये रिएक्शन आगे खुद कंटिन्यू कर सकता है। अब ये रिएक्शन जो होता है जब ये इस तरह से खुद आगे कंटिन्यू करता है तो इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन का मतलब है कि एक न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकले, और 3 न्यूट्रॉन से फर्दर 3 एटम्स टूटे, 3 एटम में से 9 न्यूट्रॉन निकले, फर्दर 9 एटम्स टूटे, 9 से 27 न्यूट्रॉन निकले,
फर्दर 27 न्यूक्लियर टूटे। तो, तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होता है वो खुद ब खुद कंटिन्यू करेगा, सेल्फ सस्टेनिंग भी होगा, प्लस में ये चेन रिएक्शन बन जाए। और ये जो रिएक्शन होता है जो इस तरह से होता है, इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। चेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक चेन बन जाती है, जिस चेन के थ्रू ये रिएक्शन अपने आप के अंदर कंटिन्यू करता है। अब ये जो चेन रिएक्शन होता है इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक पर्टिकुलर मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको मॉडरेटर कहा जाता है। जहाँ पे ये रिएक्शन होता है, अगर वहां पे अगर कोई हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर दें, फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और इस रूम के अंदर या चेंबर के अंदर सपोज करें, मॉडरेटर का काम क्या होता है? ठीक है बेटा, मॉडरेटर कीप्स रिएक्शन इन कंट्रोल। बेटा इसमें ये होता है कि अगर किसी चेंबर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, बेटा यहाँ पे सपोज करें ये रिएक्शन हो रहा है यूरेनियम के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह से मुख्तलिफ रॉड्स लगाई जाती है। बेटा इस तरह से रॉड्स लगाई जाती है और वो रॉड्स जो होती है जाली टाइप रॉड्स होती है। वो जाली टाइप रॉड्स क्या करेंगी, इस रिएक्शन से निकलते हुए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये रिएक्शन जो होगा सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रहेगा। तो बेटा आप इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे, आपके पास यूरेनियम के टन्स होते हैं, जैसे एटम बम के अंदर टन्स ऑफ यूरेनियम इस्तेमाल होते हैं। आपके पास टन्स ऑफ यूरेनियम है, आपने उसके अंदर ये रिएक्शन करवाया और उसको अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा कि एक न्यूक्लियाई के टूटने से न्यूट्रॉन बनते जाएंगे, फर्दर वो सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन होगा। थोड़ी देर के अंदर ये रिएक्शन उस टन्स ऑफ यूरेनियम के अंदर इतना फैल जाएगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एटम्स जो है वो एक साथ टूटना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियाई एक साथ टूटना शुरू हो जाएंगे। और ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई जब एक साथ टूटेगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, जिसका नतीजा ये होगा कि एक बॉम्ब के एक्सप्लोजन की कंडीशन आ जाएगी और इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होती है। और ये हमारे पास एटम बॉम्ब बनता है इस प्रोसेस से। तो आप अगर बेटा चाहें तो इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जब आप इसको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं। अगर चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे तो ये एक्सप्लोजन की सूरत में, बॉम्ब की सूरत में एक डिस्ट्रक्टिव वेपन बन जाएगा। जबकि अगर आप इसको मॉडरेटर या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल करोगे तो यही रिएक्शन आपके मेडिकल के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, पीसफुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे पास। और यहाँ पे ग्रेफाइट होता है, कैडमियम होता है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मॉडरेटर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फिशन रिएक्शन। कल इंशाल्लाह हम करेंगे फ्यूजन रिएक्शन। ये कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रेडी चैप्टर कल डिस्कस करेंगे।